वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। देखिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। जो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हम लोग ने देखा था कि जो हमारे पास बेसिकली सेंट्रॉइड होता है और जो हमारे पास एंगल ऑफ बेसिकली एसिम्पटोट्स था, उसका डिस्कशन हम लोग ने किया था। तो इसको लेते हुए बेसिकली देखिए अभी हमारे पास जो जो आपके पास वो आ रहा है, रूट लोकस आ रहा है, उसमें देखिए जो बेसिकली हमारा रूट लोकस है दैट इज इंटरसेक्टिंग विद द जे ओमेगा एक्सिस। जो भी हमारे पास जे ओमेगा एक्सिस है उसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट द पर्टिकुलर गिवन जो हमारे पास रूट लोकस है दैट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट गिवन पर्टिकुलर जो हमारे पास जो ओमेगा लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए यही सेम ट्रांसफर फंक्शन हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग के पास जो ट्रांसफर फंक्शन था g ऑफ s एंड h ऑफ s वाज इक्वल्स टू k s प्लस वन s प्लस टू s इंटू s प्लस वन इंटू s प्लस टू। ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन है। इसके लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है, हमने रूट लोकस तो ड्रॉ किया, तो दैट इज इंटरसेक्टिंग विद द जे ओमेगा एक्सिस, बट एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज इंटरसेक्टिंग ये हमको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हाउ वी विल फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दैट वेयर द रूट लोकस विल इंटरसेक्ट विद द जे ओमेगा एक्सिस, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, देखिए इससे हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो निकाल लेंगे। और देखिए हम लोग ने जब राउथरवर्ड्स हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पे देख रहे थे कि जब हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आ रही थी, मतलब बेसिकली हमारे पास गिवन पर्टिकुलर रो जो है वो जीरो हो जा रही थी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमको दे रहा था दैट वाज द पोल्स बेसिकली लाइंग ऑन द जियोमेट्रिक एक्सिस। तो सेम मेथड जो है हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट द रूट लोकस इज गोइंग टू इंटरसेक्ट विद द जियोमेट्रिक एक्सिस। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए इसको कैसे होगा। यहाँ पे मेरे पास GSHS है, तो आई कैन राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मेरे पास आएगी। इक्वेशन जो आएगी दैट इज 1 प्लस GSHS इक्वल्स टू 0। वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? रिस्पॉन्ड करिए क्लास। जी सर। हाँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए दिस इज गोइंग टू बी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी s इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन जो आ जाएगी दिस इज गोइंग टू बी एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू प्लस के इक्वल्स टू 0, और दिस इज गोइंग टू बी एस क्यूब प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस के इक्वल्स टू 0। ये आ रही है सबकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बोलिए क्लास। एस क्यूब के लिए अब टर्म्स निकाल लेते हैं हम लोग। यस सर। तो व्हाट विल बी द टर्म्स, वन, उसके बाद टू, और उसके बाद हमारे पास एस स्क्वायर का टर्म निकाल लेते हैं हम लोग। सो दिस इज गोइंग टू बी थ्री एंड के। तो मेरे पास एस टू द पावर ऑफ वन का टर्म क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी सिक्स सॉरी दिस इज गोइंग टू बी सिक्स माइनस के
डिवाइडेड बाई 3, और उसके बाद फिर मेरे पास जो लास्ट टर्म आएगा, दिस इज गोइंग टू बी s to the power of 0, so this is going to be k। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, इसमें अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पे अगर मेरे पास जो s to the power of 1 के जो टर्म्स है कोफिशिएंट्स के, इफ दे आर गोइंग टू बी 0, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा कि हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी विद द टर्म्स। जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी एस स्क्वायर वाले जो कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली, उससे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो हमारे पास मैं क्या ले रहा हूं, आई विल टेक जो मेरे पास s to the power of 1 का जो कोफिशिएंट है, दैट वी विल टेक अप टू बी 0। सो आई वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर रो टू बी 0, तभी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद j ओमेगा एक्सिस। तो इसके लिए बेसिकली क्या होगा कि 6 माइनस के डिवाइडेड बाई 3 शुड बी इक्वल्स टू 0, और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू k की, k इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6। तो k इज इक्वल्स टू 6 के लिए मेरे पास जो पोल्स होंगे दोज विल बी लाइंग ऑन द j ओमेगा एक्सिस। अब लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वी हैव, ये तो मेरे पास कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, विल गिव मी द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द poles will be lying at will be lies lying at j ओमेगा एक्सिस। ये क्लियर हुआ? पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ सबसे पहला, बोलिए। तो हमारे पास जो ये ग्राफ था, यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट अस से दिस इज ए और दिस इज, अच्छा मैंने ए लिखा, दिस इज, लेट अस से दिस इज पी यू एंड दिस इज क्यू। तो यहाँ पे जो गेन की वैल्यू होगी, दिस इज गोइंग टू बी के इज इक्वल टू 6, दोनों ही कंडीशन में। ये क्लियर हो गया? बोलिए क्लास, रेस्पॉन्ड करिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो के लिए हमने 6 जो है वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो हम लोग बात करेंगे कि वेयर जो हमारे पास जो ओमेगा एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी मेरे पास? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गोइंग टू बी 3s स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, दिस विल गिव मी द लोकेशन ऑफ poles on the j omega axis, so this is going to be s square is equals to, क्या मैं बोलूं, s is equals to प्लस माइनस j अंडर रूट 2। क्लियर हो रहा है ये? जो मेरे पास लोकेशन ऑफ पोल आई, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू प्लस माइनस j अंडर रूट ऑफ 2। ये मेरे पास वैल्यू आएगी जो पोल्स की है। तो ये बेसिकली अगर मैं पोल्स की बात करूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू प्लस j रूट 2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ j रूट 2। क्लियर हो गया? बोलिए क्लास, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? रिस्पॉन्ड करिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? कैसे नो हम लोग सर। फाइंड आउट कर रहे हैं? स्पर्शी, शुभांकर, सौरभ, बोलो बेटा, आप लोग को कोई नो सर। कंफ्यूजन? सबको क्लियर हो गया? नो सर। इंटरसेक्शन यस हम सर। लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? चलिए ठीक है, अब ये क्लियर हो गया तो एक ट्रांसफर फंक्शन और लीजिए, उसके लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। देखिए मेरे पास अभी जो ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल्स टू k अपॉन s इंटू s प्लस 4 s
स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20। ये है मेरे पास गिवन ट्रांसफर फंक्शन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k for which the root locus will intersect j omega axis. Also find the location of imaginary poles। ठीक है, इसके लिए फाइंड आउट करिए, ट्राई करिए इसको, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ इसको। हुआ सॉल्व हुआ, आप लोग का बताइए। देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से निकालिए। सो दिस इज गोइंग टू बी, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, दिस इज गोइंग टू बी s into s plus 4 into s square plus 4s plus 20 plus k equals to 0। So this is going to be the characteristic equation। और इसको reduce करेंगे तो what will be the equation? मेरे पास देखिए equation आ जाएगी। So this is going to be s to the power of 4 plus 8s cube plus 36s square and 80s plus k equals to 0। ये आ रही है सबकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, किसी की कुछ डिफरेंट आ रही है? हाँ ठीक है, तो आप कोफिशिएंट निकालिए। सबसे पहले s to the power 4 के, s to the power 4 के लिए हम लोग कोफिशिएंट्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1, 36 और k। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट फॉर, नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यू कैन टेक जो भी हमारे पास s क्यूब का टर्म है, दिस इज गोइंग टू बी 8 80। ओके, so what will be the s square term? So this is going to be, Sir, k की वैल्यू 260 and s is equal to plus minus j a root की 10। वैल्यू कितनी आ रही है? सर 260 आ रही है। और एंड सर जो पोल्स होंगे वो सर होंगे s is equal to plus minus j root 10। सबका यही आया है, चलो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लो। तो हमारे पास यहाँ पे एस स्क्वायर का टर्म आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 26 और के आ रहा है, और उसके बाद एस की पावर 1 का टर्म आप निकालेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी, हाँ सॉरी, एस क्यूब, 20 ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज 2680 260 2080 माइनस 6k अपॉन 26, कैंसिल कर दिया है मैंने। ओके सर। हाँ ठीक है, और उसके बाद फिर जो लास्ट में देखो यहाँ पे 8 है, तो वी कैन टेक आउट कॉमन, वो कॉमन हो जाता है तो वो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग इसको, इसका जो रूट है बेसिकली हम लोग अभी 8 निकाल के, कॉमन निकाल के उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो किया है उससे भी आ जाएगा। तो अभी ये बेसिकली मुझे टर्म करना पड़ेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 260 माइनस के डिवाइडेड बाय 26 शुड बी इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी 260। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। और उसके बाद एस टू द पावर ऑफ 0 का जो हमारे पास टर्म आएगा, दैट इज गोइंग टू बी के। और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगी मेरे पास, दिस इज द गेन वैल्यू फर्स्ट, जो हमारे पास गेन वैल्यू है,
और दूसरा जो है सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन में बात करूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आ जाएगी मेरे पास, दैट इज गोइंग टू बी 26 एस स्क्वायर प्लस 260 equals to 0. So this is going to be s square plus 10 equals to 0. So s is equals to plus minus j root 10. क्लियर है? सबका आ गया ये? बोलिए। अब इसका रूट लोकस ड्रॉ Yes. करने की कोशिश करिए, देखिए अगर ट्राई करिए, थोड़ा सा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका यार, रुकिए अभी इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। इसमें एक्चुअली एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल की हम लोग को जरूरत पड़ेगी, तो इसको देखते हैं अभी हम लोग। ये चीज, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर आपको इंटरसेक्शन विद द जियोमेट्रिक एक्सिस निकालना है तो यू हैव टू टेक द राउथ हर्विट्ज मैट्रिक्स, आरएच मैट्रिक्स निकालेंगे हम उसके, उसमें जो है बेसिकली सर्टेन जो हमारे पास गिवन। अब देखिए ये जो जनरली आपके पास आएगी कि आपके पास जो बेसिकली ऑड पावर की जो इक्वेशन होगी दैट दैट विल बी जीरो, और जो हमारे पास इवन पावर की टर्म है दैट विल गिव मी द basically the complex complementary pole on the geometric axis। ठीक है, तो ये जनरली आपको ये चीज मिलेगी। तो इससे हम लोग बेसिकली गेन की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गेन फॉर व्हिच द रूट लोकस विल बी इंटरसेक्टिंग विद द जियोमेट्रिक एक्सिस, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑक्सिलरी इक्वेशन से बेसिकली लोकेशन ऑफ पोल जो होगा ऑन द जियोमेट्रिक एक्सिस वी कैन कैलकुलेट। तो अब देखिए हमारे पास बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास मैं कंडीशन क्या ले सकता हूँ, व्हेन k इज लाइंग बिटवीन 0 to 260, सो व्हाट विल हैपन कि द सिस्टम विल बी इन स्टेबल कंडीशन। वहीं पे अगर मेरे पास k इज इक्वल्स टू गेन 260 आ रहा है तो मेरे पास पोल्स जो हैं बेसिकली लाइंग एट प्लस माइनस j रूट 10 एंड द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। वहीं पे अगर मेरे पास गेन जो होगा वो अगर मैं 260 से बढ़ा दूंगा तो व्हाट विल बिकम, द सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। क्लियर हो रहा है? ये जो मेरा सिस्टम है दैट विल बिकम अनस्टेबल। सेम सिमिलर केस वाज हियर इन दिस पर्टिकुलर रूट लोकस, व्हेन मेरे पास k जो होगा k lying between 0 to 6, then we will have a stable system. When k is equals to 6, then we have marginal stable system, or when k is greater than 6, so it will be unstable system। तो अच्छा, अब यहां से मैं क्या डिसाइड कर सकता हूं कि मेरे पास जो सिस्टम है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? रूट लोकस से मुझे ये पता चल रहा है, बोलिए। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेन आई कैन डिफाइन दैट कि मेरे पास अगर गेन इस पर्टिकुलर रेंज में रहेगा तो सिस्टम इज गोइंग टू बी स्टेबल, अदरवाइज इट कैन बी मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, और इट कैन बी अन अनस्टेबल सिस्टम। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि द रूट लोकस बेसिकली, सबसे पहली चीज, इट डिफाइंस एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। ये याद रखिएगा, हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात किया था कि नहीं बात किया था? बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए क्लास। इसमें दोनों में हमारे पास अगर जब स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम लोग दो तरह की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। एक एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और एक होती है हमारे पास रिलेटिव स्टेबिलिटी। बोलिए, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग ने किया है नहीं कि किया शायद सर इसके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं कर देता हूँ। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बेसिकली हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय फाइंडिंग आउट द पोजीशन ऑफ पोल्स। पोजीशन ऑफ पोल्स की बेसिस पे मैं ये डिफाइन कर पाता हूं कि मेरे पास जो गिवन पर्टिकुलर सिस्टम है वो स्टेबल होगा कि नहीं स्टेबल होगा।
ठीक है। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, अगर मेरे पास जो पोल्स हैं दोज आर बेसिकली लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ, चाहे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे रियल हो, सो द सिस्टम विल बी स्टेबल। जब तक वो लेफ्ट हाफ में लाई करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, सिस्टम इज गोइंग टू बी स्टेबल। अगर वो जे ओमेगा एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, जे ओमेगा एक्सेस इज द मार्जिन, ये जे ओमेगा एक्सेस जो है दैट इज द मार्जिन बिटवीन द स्टेबल सिस्टम एंड द अनस्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग जे ओमेगा एक्सिस के लिए मार्जिनली स्टेबल हम लोग बताते हैं। आरएचएस में अगर है तो अनस्टेबल होगा, और जो लेफ्ट हाफ में होगा तो दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल सिस्टम। तो बाय द लोकेशन ऑफ पोल्स वी आर डिफाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ गिवन पर्टिकुलर सिस्टम। अगर इस किसी भी मेथड से, किसी भी टेक्निक से अगर मैं पोजीशन ऑफ, एक्चुअल पोजीशन ऑफ पोल्स अगर फाइंड आउट कर सकता हूं और स्टेबिलिटी किसी भी गिवन पर्टिकुलर सिस्टम की मैं डिफाइन कर सकता हूं, सो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया? पहली चीज बताइए, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी टर्म क्लियर हो गया। लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन ऑफ पोल्स को मैं फाइंड आउट करके स्टेबिलिटी किसी भी गिवन पर्टिकुलर सिस्टम को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, डिफाइन कर पा रहा हूँ, सो दैट पर्टिकुलर मतलब दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। और जिस टेक्निक से मैं ये कर पा रहा हूँ, सो दैट विल बी गिविंग मी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। तो रूट लोकस से देखिए, अभी हमने ये देखिए जो प्रीवियस एग्जांपल था या उससे प्रीवियस एग्जांपल था, उसमें मैंने गेन की एक सर्टेन वैल्यू के लिए मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ पोल्स। तो मैं कह सकता हूं कि द रूट लोकस विल प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ एनी गिवन पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, एक मिनट में स्लाइड ऐड कर लूं। तो दूसरा टर्म क्या है मेरे पास? द सेकंड टर्म इज रिलेटिव स्टेबिलिटी, जो हम लोग को बात करना है। तो व्हाट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी? रिलेटिव स्टेबिलिटी में बेसिकली मैं एक्चुअल पोजीशन ऑफ पोल्स जो है वो नहीं फाइंड आउट करता हूं। रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी में मैं आई विल नॉट बी द एक्चुअल लोकेशन ऑफ पोल्स इज नॉट फाउंड। हम लोग कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे कि है गेन मार्जिन, आप लोग पढ़ेंगे। दूसरा है फेज मार्जिन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो ये जो तो दो टर्म है, या फिर मेरे पास गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ये जो है दीज आर कॉल्ड एज रिलेटिव टर्म्स। बेसिकली हम लोग गेन मार्जिन क्या है कि द अमाउंट ऑफ गेन विच कैन बी एडेड टू गिवन पर्टिकुलर सिस्टम टू मेक इट अनस्टेबल। तो वो पर्टिकुलर गेन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, और उस गेन से बेसिकली हम लोग जो हमारा सिस्टम का गेन है उसको लेस रखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे। सिमिलरली सेम टाइप ऑफ कंडीशन विद द फेज, की सर्टेन अमाउंट ऑफ फेज जो है हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेज विच वी कैन एड अप टू मेक द गिवन पर्टिकुलर सिस्टम अनस्टेबल। और उसके बाद बेसिकली हम उस गिवन पर्टिकुलर फेज से हम लोग अपने सिस्टम का फेज जो है वो कम रखने की कोशिश करते हैं। तो दीज टर्म्स बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद बॉडी प्लॉट और नाइक्विस्ट,
तो जब हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन और क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। इसकी हेल्प से बेसिकली हम लोग किसी भी गिवन पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल लोकेशन ऑफ पोल्स मैंने नहीं फाइंड आउट किया इसमें। इसमें बेसिकली हमारे पास कितना गेन में डाल सकता हूँ कि मेरा सिस्टम स्टेबल रहे, कितना मैं फेज बढ़ा सकता हूँ कि मेरा सिस्टम स्टेबल रहे, कब मेरे पास जो गेन है क्रॉस ओवर कर रहा है। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निकालने के लिए जो दो जो नीचे वाले टर्म है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो टर्म है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, उसके लिए दो नीचे वाले टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दोनों टर्म्स के बेसिस पे बेसिकली दीज आर रिलेटिव पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ अ गिवन पर्टिकुलर सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज रिलेटिव। जो हमारे पास जो भी हमारे पास टेक्निक आएगी, दोज आर कॉल्ड एज रिलेटिवली, सॉरी, हम लोग जो है स्टेबिलिटी फाइंड करने की सिस्टम की कोशिश कर रहे हैं विद दीज टर्म्स। तो इस टाइप की जब हम लोग मेथड यूज करते हैं, सो दोस गिव अस, दोस प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में एक्चुअल लोकेशन ऑफ पोल्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी में दूसरे टर्म्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस टर्म्स जो होते हैं, जैसे गेन मार्जिन या फेज मार्जिन हुआ, उनकी हेल्प से बेसिकली हम लोग स्टेबिलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल लोकेशन ऑफ पोल्स जो है हम लोग वो फाइंड आउट नहीं करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज रिलेटिव स्टेबिलिटी। और जो इससे पहले वाली जो है, जहाँ पे हम लोग लोकेशन ऑफ पोल्स फाइंड आउट करके और उसके बाद फिर सिस्टम की जो रिस्पॉन्स है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। दोनों में किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए। रिलेटिव स्टेबिलिटी और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्लियर हो गया? यस सर। जहां पे एब्सोल्यूट लोकेशन और बेसिकली पोजीशन ऑफ पोल्स फाइंड आउट करके हम लोग रिस्पांस फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं, तो देखिए हम लोग ने एक देखा था कि अगर मेरे पास डैम्ड सिस्टम है, यानी कि मान लीजिए मेरे पास पोल्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री में है, तो क्या होगा, मेरे पास जो रिस्पांस होगा वो कैसा होगा, कुछ ऑसिलेटरी होगा, बट दिस इज गोइंग टू बी डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ये डिक्रीज होगा। फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज वन जो है मेरे पास, दिस इज द केस फॉर वन। अगर मेरे पास जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो दिस इज कंडीशन टू। तो कंडीशन टू के लिए मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑक्सीलेशंस हैं दोज आर गोइंग टू बी सस्टेन्ड। और उसके बाद अगर मेरे पास हो रहा है, यहाँ पे अगर थर्ड कंडीशन है ऑन द आरएचएस, अगर मेरे पास है, दिस इज आरएचएस, राइट हैंड साइड, दिस इज एलएचएस। तो आरएचएस में अगर दिस इज द थर्ड कंडीशन, सो व्हाट विल हैपन इन थर्ड कंडीशन, कि मेरे पास जो ऑसिलेशंस होंगे दोज आर बेसिकली एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर दीज आर गोइंग टू इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो भी हमारे पास। तो एक्चुअल लोकेशन ऑफ पोल्स फाइंड आउट करके हमने ये डिफाइन कर दिया कि हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल, या फिर मार्जिनली स्टेबल, या फिर अनस्टेबल, ठीक है। और रिलेटिव स्टेबिलिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल लोकेशन ऑफ पोल्स जो है वो लोग नहीं, हम लोग नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। जो डिफरेंट रिलेटिव पैरामीटर्स हैं, दोस आर कॉल्ड एज, जैसे गेन मार्जिन या फेज मार्जिन, उनकी हेल्प से हम लोग बेसिकली सिस्टम की जो है स्टेबिलिटी जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो टाइप की हमारे पास स्टेबिलिटीज आती हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने गेन को डिफाइन करके हमने ये डिफाइन कर लिया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द गेन the system is going to be stable, for what value of gain the system is going to be marginally stable, or for what value of gain the system is going to be unstable. तो इस वजह से basically root locus is a technique which will provide you absolute stability of a given particular system जो भी होगा,
ठीक है, तो ये तो ही हमारे पास जो भी बातें थी रिगार्डिंग टू द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसके बाद में देखिए हम लोग को अब जो डिस्कशन करना है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, रिलेटिव और इसमें एब्सोल्यूट में नेक्स्ट जो हम लोग को बात करना है दैट इज रिगार्डिंग द एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर की हम लोग बात कर लेते हैं या फिर एंगल ऑफ अराइवल की बात कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग को जो डिस्कस करना है दैट इज एंगल ऑफ डिपार्चर। तो दिस इज योर, आई थिंक रूल नंबर कौन सा है ये, दिस वाज ब्रेक अवे पॉइंट 6 7 was rule 7 was breakaway point। और उसके बाद लास्ट जो रूल है हम लोग का दैट इज रिगार्डिंग द एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। तो 8 रूल हैं। इन इन 8 रूल्स को अगर आप प्रॉपरली अगर स्टडी किया आपने तो कोई भी रूट लोकस आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो द एंगल ऑफ डिपार्चर from an open loop pole is equals to phi p is equals to plus minus 180 degrees इसमें एक मिनट, दूसरा वाला फॉर्मूला लिखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। So that is 180 degree into, sorry, minus phi z, yeah, phi p minus phi z. So this is the angle of departure। अभी इसको डिस्कस करते हैं हम लोग what is। So these are basically calculated, these are basically calculated for open loop poles lying in complex conjugate locations। पहले इतना नोट कर लीजिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हमने बात की थी कि जो हमारा फर्स्ट रूल था कि जो हमारे पास रूट लोकस होगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ओपन लूप पोल एंड दैट विल बी एंडिंग एट अ ओपन लूप जीरो या फिर एट इंफिनिटी। ठीक है, तो द रूट लोकस will start at open loop pole
and will terminate at either infinity or sorry open loop pole, ओपन लूप जीरो। ये था हमारे पास। तो अभी देखिए जैसे हमने जो भी रूट लोकस देखा उसमें जो हमारे पास, जैसे कि अभी देखिए एक ये है हमारे पास रूट लोकस जो हमने डिस्कस किया। इसके प्रीवियस वाला जो हमने डिस्कस किया था, एक ये डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने एक डिस्कस किया था, कौन सा, हाँ ये वाला लास्ट। तो तीनों के तीनों देखिए हमारे पास जो पोल्स थे बेसिकली, जो k इज टू जीरो के लिए लाई कर रहे थे, दोज वर लाइंग ऑन द रियल एक्सिस। चाहे फर्स्ट ये उठाइए, आप लोग के पास एग्जांपल था जिसमें दो पोल्स थे हमारे पास, और बेसिकली एस एंगल ऑफ एसिम्पटोट जो आ रहा था दैट वाज 90 डिग्री एंड 270 डिग्रीज। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास जो दूसरा आ रहा था एंगल ऑफ एसिम्पटोट वाज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये इसमें भी बेसिकली हमारे पास जो पोल्स थे के फॉर k इज इक्वल टू जीरो, दोज वर लाइंग ऑन द रियल एक्सिस। सिमिलरली फॉर द केस थर्ड जब हमने ड्रॉ किया, तो अगेन वी हैव द पोल्स लाइंग ऑन द रियल एक्सिस। तो इसमें जब आप लोग रियल एक्सिस में रहते हैं, व्हेन द पोल्स आर गोइंग टू बी लाइंग ऑन द रियल एक्सिस, तब आपको एंगल ऑफ डिपार्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Basically, when the poles are going to be lying on the complex conjugate locations, basically complex complementary poles होंगे, then you have to calculate the angle of departure। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग के पास। Let us say we have GS HS is equals to K into S plus 2 upon S square plus 2S plus 2। So what will be the location of poles, बताइए। देखिए जीरोस अगर मैं बात करूं, तो जीरोस इसके लिए क्या होंगे, जीरोस आर गोइंग टू बी एट -2। और पोल्स कहाँ होंगे, पोल्स बोलिए, S1 कॉमा S2 विल बी लाइंग एट, कैलकुलेट करिएगा इसको, दिस इज गोइंग टू बी -1 प्लस -J1। सबका यही आएगा। देखिए बताइएगा मुझे, क्लियर कर कैलकुलेट करके बताइए। तो अभी देखिए मेरे पास जो बेसिकली पोल्स आ रहे हैं, दोज आर गोइंग टू बी लाइंग ऑन द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोकेशन। तो अब मुझे देखिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो मेरे पास पोल्स हैं वो कौन सा पाथ फॉलो करते हुए बेसिकली जो है रूट लोकस को बनाएंगे। सो देखिए मेरे पास अभी जो जीरो है दैट इज लाइंग एट, ये है जीरो मेरे पास, दिस इज एट -2। अभी जो पोल्स हैं दोज आर बेसिकली मेरे पास है, दिस इज -1, दिस इज प्लस ऑफ J1 और दिस इज माइनस ऑफ J1। पोल से ही आ रहे हैं, बताइए। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये है मेरे पास पोल्स। तो अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि व्हाट पाथ विल बी दे विल फॉलो। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से हो सकता है कि वो इस तरह से मूव कर जाए, या इस तरह से मूव कर जाए, या इस तरह से मूव करे, इस तरह से मूव करे, किस तरह से मूव करेगा आई डोंट नो। तो इसको निकालने के लिए बेसिकली तरीका क्या है, ये सिमिलर वे विद द जो भी हमारे पास सेकंड पोल है इन द नेगेटिव हाफ। तो ये अब कैसे कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम लोग को रिक्वायरमेंट है एंगल ऑफ डिपार्चर की। तो एंगल ऑफ डिपार्चर वाज 5P जो हम लोग निकाल रहे थे, दैट वाज प्लस माइनस 180 डिग्रीज 5 माइनस 5P माइनस 5Z। ठीक है, तो अब 5P और 5Z की हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज 5P एंड व्हाट इज 5Z। देन हम लोग इस गिवन पर्टिकुलर जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको क्लियर हो गया व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ डिपार्चर।